Hello everyone, you are welcome in the new lecture series of Principles of Organic Farming, and this is the first lecture and we are going to discuss about the organic farming and the different initiative taken by the government or NGOs in the promotion of organic farming. Now, why we need the ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन की चेंजेज आए उसने हमें सेल्फ सफिशिएंट किया फूड प्रोडक्शन में, फाइबर प्रोडक्शन में, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी सामने आए, क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज थी, हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, इनोवेशंस थी, वो इस चीज़ पे बेस्ड थी कि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कल्टीवेशन में लेके आना है और उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन क्योंकि रिसर्च बहुत धीरे धीरे किसानों तक पहुंचती है, तो जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ न्यूट्रेंट्स का, पेस्टिसाइड्स का, वीडिसाइड्स का, उसके कारण क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी थी वो कम होती चली गई। प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स लेके आए, तो कुछ उनमें से हम डिस्कस करते हैं, जैसे अल्ट्रेशन ऑफ पीएच एंड न्यूट्रेंट इम्बैलेंसेज एंड डेफिशिएंसीज। हम जानते हैं कि हमने जो न्यूट्रेंट्स निकाले वो 17 एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं, लेकिन हमने डाले उसमें केवल NPK, और अब हमने देखा कि अब जिंक की, सल्फर की, आयरन की, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, बोरोन की डेफिशिएंसी आम है फसलों में। तो क्या हुआ, जो पीएच चेंज हुई धीरे धीरे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम होता गया और कुछ ही न्यूट्रेंट डलते गए, तो जो सोइल्स थी वो डेफिशिएंट होती चली गई। ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। सोयल की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन का काम करते थे, जो न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग का काम करते थे, जो न्यूट्रेंट की मोबिलाइजेशन का काम करते थे, जो क्ले पार्टिकल्स के साथ बाइंडिंग साइट्स पे होते थे, उनको रिलीज करते थे सॉल्यूशन में। अब उनकी संख्या ऑर्गेनिक मैटर कम होने के कारण कम हो गई, तो धीरे धीरे न्यूट्रेंट की फिक्सेशन ज़्यादा होने लगी और न्यूट्रेंट्स की अवेलेबिलिटी कम होने लगी। सोइल का इरोजन के चांसेस बढ़े, क्योंकि सोयल में ऑर्गेनिक मैटर कम था तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम थे, बाइंडिंग कैपेसिटी घटी, सोयल की प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी घटी। जब ये चीज़ें कम होती थी, इसका मतलब सोयल लाइव नहीं रहती ज़्यादा, और जब लाइव नहीं रहती तो एग्रीगेट स्टेबल नहीं बनते, तो जैसे भी बारिश आएगी वो वाटर इरोजन होगा, तेज़ हवा चलेगी विंड इरोजन हो जाएगा। और जो एक्सेसिव यूज हुआ वाटर का, वो भी ग्रीन रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने जुडिशियस यूज़ नहीं किया, क्रिटिकल जो स्टेजेज हैं उस पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं कराई हमने। किसानों ने क्या हुआ कि लाइट के ऊपर ये थे कि आपको 1 महीने का इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, तो किसान अंधाधुंध बिजली का प्रयोग करते रहे, क्योंकि उनको तो एक ही फिक्स अमाउंट में देना था, तो उन्हें इस चीज़ का गौर ही नहीं किया कि हमें पानी कब, कितना, किस मात्रा में देना है। तो ज़मीन के अंदर से वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, वाटर टेबल और नीचे और नीचे और नीचे जाती चली गई। अब ऐसी चीज़ जब इनपुट ज़्यादा हुआ तो सबसे बड़ा किसान को दिक्कत हुई कि इकोनॉमिकल चैलेंज हुआ, क्योंकि इनपुट हम सिंथेटिक डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं डाल रहे। अब सिंथेटिक फैक्ट्री में बनते हैं, हमें वहाँ से लेके आना तो पैसे देने पड़ेंगे, और वो जब ज़्यादा इनपुट डालते हैं तभी कुछ पैदावार आगे बढ़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट है वो कम होता चला गया। तो किसान की जो इनकम का गैप था वो और इनपुट का गैप था वो कम होता चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खर्चे बढ़ते चले गए और इनकम धीरे धीरे बढ़ती है या स्टैग्नेंट के करीब है। तो किसान के खर्चे बढ़े तो एक उसका इकोनॉमिक चैलेंज आ गया उसको, कि उसको खेती भी करनी है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगती है उसमें। केमिकल रन ऑफ और पोल्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज, हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन हेल्थ। हम जानते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसका पानी नदियों में, नालों में, नहरों में डिस्पोज ऑफ होता है या ज़मीन के अंदर। अब वो ज़मीन के अंदर जो केमिकल से युक्त जो पानी था वो नीचे जाएगा, और उसके ऊपर से हम लिफ्ट के द्वारा, मोटर के द्वारा, सबमर्सिबल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, या अगर वो ऊपर है तो परकोलेशन सीपेज से वो हमारे जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर आएगा, और वो सारे के सारे जो एक्वेटिक लाइफ थी वो ख़त्म हो जाएगी।
और ऐसा करने से हमारे अंदर भी विकार आएंगे, हमारे प्लांट्स के अंदर भी एक्वेटिक लाइफ अगर कोई उनके स्पीसीज वगैरह कंज्यूम करता है उसको, तो अल्टीमेटली वो ह्यूमन की हेल्थ और इन्वायरमेंट की हेल्थ दोनों के लिए विनाशकारी है। रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर पोल्यूटेंट्स, क्योंकि हमने देख लिया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एग्रीकल्चर से बहुत आती हैं, लाइफ स्टॉक के मैनेजमेंट से, राइस के कल्टीवेशन से, बर्निंग से। अब जब हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं वो बहुत पैदा हो जाती है हमारे पास, तो उस स्ट्रा को डिकम्पोजिशन की, उस एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोजिशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हम, और उससे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं जो क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। फिर है कि हमने जो प्रोड्यूस किया, हमने क्या प्रोड्यूस किया, क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया, और क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है, वो न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी मार्केटेबिलिटी घट गई। जो कोरोना के बाद तो हमने देखा कि लोग ज़्यादा सेहत के प्रति चिंतित हुए, तो जब क्वालिटी नहीं होगी तो किसान को रेट नहीं मिलेंगे, तो क्वालिटी जो सिंथेटिक इनपुट है इससे घटती हुई चली गई। अब क्या हुआ, जो रेजिलेंट इंसेक्ट पेस्ट है ना, वो भी बहुत से चैलेंज कोज करते हैं, क्योंकि बहुत से फूड साइकिल ख़त्म हो गई, बहुत से बर्ड्स माइग्रेट हो गए, तो जो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते थे इंसेक्ट्स पेस्ट, उनको तो वो हमारी जो फूड साइकिल थी वो खा लेती थी। लेकिन हमने क्या किया, सीड का ट्रीटमेंट किया, फिर हर्बिसाइड किया, फिर हर्बिसाइड के बाद फिर कोई इंसेक्ट का पेस्ट के लिए मैनेजमेंट किया, तो हमने इतनी दवाइयाँ खेतों के अंदर डाल दी थी कि पक्षियों को खाने के लिए उस जो टाइम है जब तक उसकी ग्रेन फिलिंग नहीं होती तब तक खाने का चैलेंज हो जाता है। तो वो जो बर्ड्स थे वो धीरे धीरे माइग्रेट होते चले गए, फूड साइकिल्स थी वो कम होती चली गई, तो हमारी ज़्यादा रिलायंस किस पे होगी कि हम बाहर से सिंथेटिक पेस्टिसाइड डालेंगे तो प्लांट का प्रोटेक्शन होगा और तभी वो यील्ड आएगी। तो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर भी और फूड स्टफ में भी टॉक्सिसिटी बढ़ती गई। इस प्रकार बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट थे जो ग्रीन रिवोल्यूशन के थे, और ग्रीन रिवोल्यूशन के आधारित टेक्नोलॉजीज के आए, जिसके कारण हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो हमारी ट्रेडिशनल है, कोई हमारे लिए नई नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया तो था ही ऑर्गेनिक, वो धीरे धीरे ये हम ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज के कारण हम उससे दूर हो गए, तो हमें वापस उसी में रहना पड़ेगा, जिससे कि हम सोयल की, एनवायरनमेंट की और एयर की, तीनों की जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सके और फूड स्टफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। और अब अगर हमें अपने सारी चीज़ों को ठीक करना है तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव मेथड निकालना पड़ेगा जिसके कि हम जो हमारे यील्ड है उसकी रिडक्शन कम से कम हो, क्वालिटी भी बढ़े, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं या फूड चेन्स हैं उनका डिटोरेशन भी ना हो। तो इसमें से कुछ अल्टरनेटिव हमारे सामने आते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, बायोडायनमिक एग्रीकल्चर, ऐसी पद्धतियाँ हम यूज कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिसेस क्या है, इनका एक ही काम है, गिविंग बैक टू नेचर, यानी जो हमने नेचर से लिया वो वापस नेचर को दे दें, ताकि जो सोयल की है, इन्वायरमेंट की है हेल्थ वो सस्टेन रहे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो उसी प्रकार उपजाऊ रहे जैसी आज हमें मिल रही है या आज से पहले हमें मिली थी। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, सोयल की हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है कि वो इंश्योर करेंगे कि वाइबिलिटी हमारे इकोसिस्टम की ठीक रहे, और इन्वायरमेंट पर जो वेलबींग्स है, इन्वायरमेंट की जो वेलबींग है वो हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का ग्लोबल सिनेरियो क्या है कि सबसे पहले हमें क्या कर, जो हमारी क्रॉप ग्रोइंग है या लाइफ स्टॉक के मैनेजमेंट के मेथड हैं उनको हमें इस तरह से कल्टीवेट या प्रोपोगेट करना है, जिसमें हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और आर्टिफिशियल एडिटिव्स, जिसमें आप फर्टिलाइजर कह सकते हो, ग्रोथ हार्मोन कह सकते हो, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो और फोकस किस पे करें, सोयल की हेल्थ पर, बायोडाइवर्सिटी पर, इकोलॉजिकल बैलेंस पर। और जब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी किस चीज़ से आ सकती हैं, ऑर्गेनिक खेती से आ सकती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का यूज करें जो रिन्यूएबल हो। जो हमारा वेस्ट है, जैसे एग्रीकल्चर का वेस्ट है जिससे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सकें और हमारा जो पोल्यूशन है उससे कम हो जाएगा। इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है आज के दिन बड़ा गेन कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो बड़ा कारण है एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़, जिसमें राइस कल्टीवेशन और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है, उसको मिटिगेट करने में हेल्प मिलेगी। और
जो सोयल की फर्टिलिटी है और जो प्रमोट होती है हमारी फूड सिक्योरिटी, दोनों के लिए हमारे कारगर सिद्ध होगी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो इफेक्ट्स या आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो ग्रीन रिवोल्यूशन के आए वो इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में एक साथ आए। तो सबको चिंता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हेल्थ कॉन्शियस है और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज हैं वो छूट रही हैं। तो सब ये चाह रहे हैं कोई ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम आए जिससे ये सारी चीज़ों का निजात भी हो और अच्छी क्वालिटी का फूड भी मिले। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा विकल्प है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 72.3 मिलियन हेक्टेयर ऑर्गेनिक लैंड है वर्ल्ड वाइड, और जो टॉप के 10 कंट्रीज हैं उसमें सब से आगे है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्पेन, और जब लास्ट में है कनाडा और ब्राज़ील। तो ये 10 कंपनियां हम टोटल 10 में नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में यानी क्वालिटी फूड प्रोडक्शन में कोई स्थान नहीं है टॉप 10 में। तो अगर लार्जेस्ट शेयर की बात करें तो यूरोप का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लैटिन अमेरिका का और ओशियाना का। तो अब क्या हुआ, अब जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक का, तो इसमें भी ज़्यादातर हिस्सा अब सीरियल पल्सेज का नहीं है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा फ्रूट्स का है, उस जो परमानेंट पास्चर है उनका है और मेडोज का है। उसके बाद आपके पल्सेज आते हैं, मिलेट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं। तो अभी जो किसान की या लोगों की सबसे ज़्यादा नीड है वो सीरियल पल्सेज की। तो इसके ऊपर बहुत सारे जो लो पॉइंट है वो या बहुत सारा स्कोप हमारे पास बाकी है, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रोथ हुई है वो परमानेंट क्रॉप्स की हुई है। और जो कोरोना पीरियड आया उसके बाद तो लोगों ने ऑर्गेनिक फूड की तरफ ध्यान गया और 2020 में $125 बिलियन का ट्रेड हुआ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 2021 में यूरोपियन यूनियन ने एक ऑर्गेनिक रेगुलेशन भी स्टार्ट किया। उसका एम था कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेक्टर को बढ़ाया जाए, लोगों का ट्रस्ट बढ़े और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मार्केट में आए, ताकि लोगों की हेल्थ को सस्टेन किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने भी बहुत से स्कीम और इंसेंटिव निकाले, जिसमें सबसे मुख्य जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके है वो परंपरागत कृषि विकास योजना और ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम, दो ऐसे स्कीम है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र को और उद्देश्य को दूर तक फैलाया और बढ़ाया। अब स्कोप क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? सबसे पहला तो हेल्थ और न्यूट्रिशियस फूड, ये दो बड़े मुख्य एम है कि जब हेल्थ होगी, फूड होगा हमारे पास, तो इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें हेल्थ का केवल इसमें नहीं है कि वो ह्यूमन हेल्थ, बल्कि वो बायोडाइवर्सिटी हेल्थ है या इकोसिस्टम की हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम करेंगे तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन भी होगा, जुडिशियस यूज होगा, और जो प्रोड्यूस है वो एक दूसरे के लिए लाभदायक रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन भी आएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी, फिशरीज भी आएगी, परमानेंट जो प्लांट्स है उस पर ऑलरेडी काम बहुत हो रहा है। तो ये स्कोप में आएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहाँ कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल इनपुट्स पे डिपेंड करती है, जिसमें कंपोस्ट है, मैन्योर्स है, ग्रीन मैन्योरिंग है, क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन है, ताकि सोयल की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके, न्यूट्रिएंट के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। अब इससे इसका जो मेन मोटिव है कि हमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड का, हर्बिसाइड का, फर्टिलाइजर को अवॉइड करना चाहिए और रिलाई करना चाहिए वो नेचुरल फूड साइकिल्स पे या नेचुरल मैनेजमेंट पे, जिसके अंदर या आप ये भी कह सकते हो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जिसमें सिंथेटिक कुछ ना हो। तो हमें इंसेक्ट पेस्ट वीड्स का मैनेजमेंट करना चाहिए। और अगर इसमें जॉब ओरिएंटेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आएगा, उससे स्टार्ट होके ऑर्गेनिक फूड के प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, वैल्यू एडिशन, सब पे बहुत सारे स्कोप हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो जर्नली क्रॉप्स ग्रोन है उनका वैल्यू एडिशन में कुछ ही क्रॉप आई हैं, बाकी तो आज भी सेम वैसे की वैसे हैं। तो ऑर्गेनिक का तो बहुत बड़ा क्षेत्र अभी उभरेगा, क्योंकि खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम होना बाकी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए भी पॉपुलैरिटी ले रहा है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट और हेल्थ बेनिफिट्स के प्रति जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। और दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पोटेंशियल है कि इंक्रीज
होगी किसान की इनकम, क्योंकि जो छोटे किसान है अगर वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो अगर उनका प्रोड्यूस क्वालिटी पे जाएगा तो रेट अच्छे मिलेंगे, ना कि क्वांटिटी पे जाएगा। तो आने वाली जो टाइम है वो क्वालिटी बेस्ड होगा, ना कि क्वांटिटी बेस्ड होगा। तो किसान जो जल्दी क्वालिटी पे स्विच कर जाएगा वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेगा, और जो क्वांटिटी पे चलेगा तो धीरे धीरे उसकी इनकम कम होती चली जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्रीब्यूट करेगी क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन में, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिकली कंपोस्ट बना के लाइफ स्टॉक के रेजिडू का मैनेजमेंट करेंगे, या फाइम बनाएंगे, इनरिच कंपोस्ट बनाएंगे, बायोगैस में लेके जाएंगे, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज का है उसका इमिशन कम हो जाएगा, डीएसआर पे जाएंगे और ग्रीन हाउस इमिशन कम होगा। तो ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे बहुत से विधाएं हमें प्रदान करेगी, जिससे हम जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करेंगे, ताकि वो सारी पद्धतियां लागू कर सकें जिससे कि मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बहुत मात्रा में निकलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम लेके आई, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना है जो किसानों को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपने ऑर्गेनिक फार्म सेटअप करने के लिए। ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन है सेवन सिस्टर, वो तो हम ऑलरेडी मान के चलते हैं कि उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, और ऑलरेडी वो ऑर्गेनिक वहाँ जो सोयल है ऑर्गेनिक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये जो एजेंसी है ये प्रोवाइड करते हैं कि कोई ऐसे स्टैंडर्ड होंगे कि हर चीज़ को ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, तो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं इसने, जिससे के आधार पर हम सर्टिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का और ऑर्गेनिक लैंड का। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एजेंसी है। इसका काम है ट्रेनिंग और रिसर्च करके फार्मर्स को और कंज्यूमर को, स्टेक होल्डर को फैसिलिटेट करना। पीजीएस, ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें फार्मर और कंज्यूमर दोनों को सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ताकि लेने वाले को पता हो ये सर्टिफाइड है और बेचने वाला उसको सर्टिफाइड करके बेच सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एजुकेशन और रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है जिसके द्वारा किसान फाइनल असिस्टेंस ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, उसके सर्टिफिकेशन के लिए, उसकी प्रोसेस के लिए और रिसर्च के लिए वो प्रदान की हैं, या वो स्कीम्स फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती की तरफ या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की तरफ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन, ये पूरे सिक्किम को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसानों को टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। केरला ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें 100% जो ज़मीन है उसको ऑर्गेनिक करने के लिए किसान को इंसेंटिव देते हैं। हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी गवर्नमेंट एक एम लेके चली है कि वो एक ऐसा स्टेट ऑर्गेनिक मॉडल बनाएगी जिससे फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर को दी जा सके, और फार्मर जिससे आसानी से अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाए, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी, जिससे कि वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को अपने स्टेट में प्रमोट करे, और जो किसान उसको प्रमोट करने का या उसको अपनाएगा उसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। हाँ, इस प्रकार हम सामूहिक रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट्स एनजीओ एक साथ मिलकर काम करेंगे, ट्रेनिंग का काम करेंगे, किसान को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और उनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या उनको सब्सिडी प्रदान करेगी, तो हम उन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट भी कर पाएंगे, उन पॉलिसीज को किसान तक पहुंचा भी पाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्शन को सपोर्ट मिले, और हम अपने इन्वायरमेंट का और सोयल की हेल्थ का, वाटर की जो बॉडीज हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, ताकि आने वाले पीढ़ियों को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। तो कुछ ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल काम करते हैं, जैसे IFOM, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोशन का काम करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है उनको एडवोकेट करती है। OTA, ऑर्गेनिक ट्रेड एसोसिएशन, ये मेंबर बेस्ड एसोसिएशन है, जो एक इंडस्ट्री है नॉर्थ अमेरिका में जो इस ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को प्रमोट करती है या रिप्रेजेंट करती है।
तो ये सपोर्ट भी करती है ऑर्गेनिक सेक्टर को और उसको सपोर्ट भी करती है ताकि उसकी मार्केटिंग में हेल्प हो सके। ऑर्गेनिक सेंटर है ये रिसर्च का काम करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किस प्रकार के हम इनपुट्स डाल सकें, वो रिसर्च करती है उसके से क्या हेल्थ के इम्प्रूवमेंट होते हैं और इन्वायरमेंटल के क्या बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के, वो प्रमोट करती है। रोडेल इंस्टीट्यूट ये भी एक एनजीओ है जो रिसर्च करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करती है। बायोडायनेमिक एसोसिएशन, ये बायोडायनेमिक जैसा नाम है इसका, फार्मिंग को प्रमोट करती है और होलिस्टिक डेवलपमेंट और इंटररिलेशन ऑफ सोयल प्लांट एंड एनिमल इसके ऊपर काम करती है ताकि ऐसा एक सर्कल या ऐसी एक सिस्टम बनाया जा सके जैसे एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट का काम हो और जो डिग्रेडेशन के काम है या डिकम्पोजिशन का काम हो वो इन फार्म या ऑन फार्म में हो जाए, उसका वेस्ट ना इकट्ठा हो और वो इजीली डिकम्पोज हो जाए और उससे न्यूट्रेंट हमें मिले ताकि जो ग्रीन हाउस इमिशन है क्लाइमेट चेंज का कारण बनते आगे जाके उनका प्रोडक्शन कम हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन सारी बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के उनको प्रमोट करती है और सपोर्ट करते हैं किसान को कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करें और उनको रिसर्च और उनको नॉलेज प्रदान करती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो एक तो सस्टेनेबल और अल्टरनेटिव ये फार्मिंग प्रैक्टिस आती है जो रिलाई करेगी डिकम्पोजिशन पर, जो रिलाइज करेगी लोकल इनपुट्स पर। तो ये क्या होगी, इससे नेचुरल रिसोर्स हैं वो कंजर्वेशन होगी, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो प्रमोट होंगे और केमिकल इनपुट पर हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो वेस्ट बचता था, जो कूड़ा हमारे लिए सिरदर्द का कारण था, वो हमारे लिए यूजफुल इनपुट के रूप में काम आएगा। अब दूसरा है इनपुट इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब जब हम ये बात करेंगे एक फूड साइकिल बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे, मैकेनिकल मेथड करेंगे, तो हम और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी थी वो कंजर्व होगी और इवन इन्हांस होगी। उनकी संख्या जब साइकिल्स इंप्रूव होंगी, फूड साइकिल्स इंप्रूव होंगी, तो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी बढ़ेंगे। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एकदम क्लीन होता चला जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जब नेचुरल फूड्स पर या नेचुरल साइकिल पर डिपेंड करेगा, बाहर से हम कोई इनपुट ऐसा नहीं देंगे जो सिंथेटिक हो, तो हार्मोनी नेचर की बढ़ेगी, हेल्थ भी बढ़ेगी, वाटर भी क्लीन होगा, बायोडाइवर्सिटी भी इनरिच्ड रहेगी। तो उससे जो फूड प्रोड्यूस होगा वो भी न्यूट्रिटियस होगा, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत अधिक होगी और हमें जो इन्वायरमेंट की हेल्थ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब हम ऐसे इनपुट्स पर बात करेंगे जिसमें कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, न्यूट्रेंट की रिसाइकलिंग है, क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम हो जाएंगे। तो हमें बाहर के जो इनपुट्स है सिंथेटिक केमिकल है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम सिक्योर कर लेंगे अपने फूड प्रोडक्शन सिस्टम को नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, एनहांसिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर रिसिलेंस को बढ़ावा देती हैं। तो हमारे जो एग्रीकल्चर है उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी और उसकी जो इनकम जनरेट होगी क्वालिटी बेस्ड वो ज़्यादा होगी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं ये इंश्योर करेंगे कि फूड की सिक्योरिटी हमारी डिस्टर्ब ना हो, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें जो एग्रीकल्चर के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो अब ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं उनको कोप अप करने के लिए या उनके साथ लड़ने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन उपाय है, एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम है जिसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रूप से बना सकते हैं। कुछ ख्वाब मैं सिरहाने रख के सोता हूँ, तुझे मैं अपनी आँखों में सुला के सोता हूँ, यानी कि तुम मुझसे मुझी में मिलती है, तब जाकर मैं इत्मीनान से सोता हूँ। तो दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।